नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और आपने ईवीएस की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी देख ली हैं। तो आज हमारा जो क्लास है वो मैराथन क्लास है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है पीपल एंड एनवायरनमेंट का, इसलिए आज हम लोगों ने मैराथन क्लास रखी है। ठीक है, तो इसमें सारा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। सिलेबस बताता है कि हमें कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है, कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, कह सकते हैं एक ड्राफ्ट होता है कोई भी चीज आगे अप्लाई करने के लिए। तो हमारा सिलेबस जो है देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है विकास और पर्यावरण, मतलब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, जो हमारे हैं एमडीजी और एसडीजी गोल। इससे भी पहले कुछ बेसिक टर्म होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, इकोलॉजी हो गई, मतलब पर्यावरण, पारिस्थितिकी। ठीक है, एक और नया टर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इकोटोन। ये भी कई बार प्रीवियस ईयर में देखा गया कि पूछा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक टर्म है इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे हमारा क्या हो गया, एमडीजी और एसडीजी गोल। ठीक, इसके मानव और पर्यावरण सन व्यवहार, उनकी क्या क्रियाकलाप है, पर्यावरण के उनके प्रभाव कैसे, ये सब देखेंगे। इसके बाद पर्यावरण के मुद्दे देखते हैं, कहाँ कहाँ पे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। इसके बाद हम लोग प्रदूषण पढ़ेंगे। प्रदूषण कौन कौन से, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद अपशिष्ट, जो वेस्ट होते हैं हमारे, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जोखिमपूर्ण, जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम देखेंगे। और मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, कि हमारे जो भी प्रदूषक है उनका ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन सब पे भी बात करेंगे। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, सौर ऊर्जा, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे जो नेशनल कन्वेंशन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मतलब हम लोगों के पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से कन्वेंशन बनाए गए, प्रोटोकॉल है और कौन से एग्रीमेंट है, ये सब पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सब जो सिलेबस में दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो इंडिया में सबसे पहले पर्यावरण का कोई एक कानून बनाया गया था। और कब बनाया गया था, जो हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, कीटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये सब हम लोग अपनी क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार रिवीजन के तौर पे देखते हैं। और उससे पहले देखेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनवायरनर, इसका मतलब होता है सराउंड, मतलब हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, कौन सी, जो भी हमारे आसपास पाया जाता है वो सब क्या होता है, पर्यावरण। ठीक है, इसका अर्थ है घेरना। वही सराउंड, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं उनके आसपास पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज आपको आंखों से देख सकते हैं, वो सब किसमें आते हैं, पर्यावरण में। ठीक है, पर्यावरण में एक जीव के सभी भौतिक और जैविक परिवेश और उनकी अंतःक्रियाएं शामिल है। मतलब पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब उन दोनों में जो इंटरेक्शन है वो सब चीजें किसमें होती है, पर्यावरण में। पर्यावरण को जल, वायु और भूमि के योग के रूप में परिभाषित किया गया है और उनके बीच और मनुष्यों, अन्य जीवित जीवों और सामग्रियों के साथ मौजूद अंतर संबंधों के रूप में भी देखा गया है। इसके बाद हमारा एक और टर्म है इकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। अब ये किसने दिया था हमारा टर्म,
पारिस्थितिकी शब्द 1869 में अर्नेस्ट हेकल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो इकोलॉजी टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी को अपने प्राकृतिक घर में जीवों के अध्ययन से संबंधित, पारिस्थितिकी उन संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवित जीवों का एक दूसरे के साथ उनके प्राकृतिक वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में है। पारिस्थितिकी कितने प्रकार के होते हैं, इनके मतलब लेवल कितने होते हैं। सबसे पहले हो गया व्यक्तिगत जीव। इसमें क्या होता है, कैसे व्यक्ति पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और कैसे वे बदले में पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब जो मनुष्य है और एनवायरनमेंट है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन रहता है, वो सब चीजें। इसके बाद जनसंख्या हो गई, समुदाय हो गए, ये सब किस में आते हैं, पारिस्थितिकी में। अब दूसरा हमारा टर्म है इकोसिस्टम। ये किसने दिया था, आर्थर टॉन्सले ने। कब दिया था, 1935 में। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक है पारिस्थितिकी और इसके बाद एक है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो इनको किसने किसने दिया था ये सब आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या, पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीवों प्रजातियों की आबादी का एक स्वयं विनिमय समुदाय जो एक दूसरे और उनके निर्जीव भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। बातचीत मतलब इंटरेक्शन रखता है। उदाहरण के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ तक कि झाड़ियों का जुड़मुट भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ग्रह पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी हैं, जैसे पानी की एक बूंद से लेके समुद्र तक जितना भी सारा आप लोग देखते हैं वो सब किस में आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक, इसके बाद एक ये टर्म है जो प्रीवियस ईयर आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो उसमें देखा होगा, इकोटोन पूछा गया है। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन होता है दो अलग अलग पौधों के समुदाय जैसे कि वन और घास। ठीक है, कि मैदान के बीच वनस्पति का संक्रमण कालीन क्षेत्र, मतलब कोई भी एक क्षेत्र हो गया, वो हो गया वन। ये मान लो हमारा वन का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, और ये कोई हो गया घास, यहाँ पे घास है, ऐसे कुछ भी। तो इसके जो बीच में ये जो पार्ट आएगा तो ये किससे रिलेटेड होता है, इसको ही बोलते हैं इकोटोन। ठीक, इकोटोन किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। मतलब जो दो तरह के कोई समुदाय या कह सकते हैं कि कम्युनिटीज, प्लांट पौधों की कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में जो एरिया पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। यहाँ पे भी देख लेंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी है आसपास। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये भूमि पाई गई है। तो अब इसके बीच के जो भी इंटरेक्शन होता है उसको सबको क्या बोलते हैं, इकोटोन। एन इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन और अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोमीज। समझ गए ना, एक एरिया हो गया, एक दूसरा हो गया, तो ये बीच का जो एरिया होगा वो उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि ग्रासलैंड है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। मतलब एक कोई डेजर्ट है, मतलब मरुस्थल है, उसके बाद कोई घास का एरिया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट। तो ये जो एरिया, मतलब जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, मरुस्थल हो गया और घास हो गया, कहीं पे तो ये ऐसे मिलेंगे ना, तो वो जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने एमडीजी और एसडीजी गोल। ये भी हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए। ठीक, एमडीजी गोल कितने थे, 8। कौन कौन से हैं, सबसे पहले इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सबसे पहले हम लोग जो हमारी भुखमरी और गरीबी है उस पर काम करेंगे। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन ग्लोबल लेवल पे उस पर काम करेंगे। इसके बाद प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, जेंडर इक्वलिटी पे काम करेंगे और वुमेन सशक्तिकरण पे काम करेंगे। नंबर 4 हमारा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो कुपोषण की वजह से बच्चे की बहुत सारी मृत्यु होती है तो उस पर भी काम किया जाएगा ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ
कि जब जो माँ है प्रेग्नेंट है उसका ध्यान रखा जाएगा तो बच्चा भी अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद है जो हमारी बीमारियां हैं जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया, इन सब डिसीज पे भी काम किया जाएगा। इसका 7वां है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन सब पे काम किया जाएगा। अब 8वां क्या है, ये जितने भी गोल हैं इन सब पे सब लोग मिलके काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक लोग करने से सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ वही है डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब ये 7 गोल कब पूरे होंगे जब हम लोग सब लोग मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो MDG गोल समझ में आ गए। इसके बाद इसी प्रकार से है हमारे SDG गोल, ये कितने हैं 17। सबसे पहले इसमें भी है पॉवर्टी, हम लोग पॉवर्टी पे काम करेंगे। इसके बाद नो हंगर मतलब गरीबी, फिर हंगर भुखमरी पे, अच्छी हेल्थ पे काम किया जाएगा। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जेंडर इक्वलिटी पे काम होगा। इसके बाद 6 नंबर से हमारा कौन सा गोल है, क्लीन वाटर, स्वच्छ जल पे जो काम किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल कितना गंदा पानी आता है, तो उस पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा है जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी काम करेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, इन सब पे काम होगा। इसके बाद गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो बेरोजगार हैं उनको जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जब जॉब मिलेगी तभी जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी ग्रोथ करेगी। ठीक है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 कौन सा है, इनोवेशन मतलब नई नई चीजें डेवलप करी जाएंगी। इसके बाद रिड्यूस इन इक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी है जेंडर को लेके या किसी भी चीज को लेके उस पर काम होगा। इसके बाद 11 नंबर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब अच्छे घर या कह सकते हैं अच्छी कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, इसका 13 नंबर है क्लाइमेट एक्शन पे काम होगा। 14 नंबर कौन सा है, लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ पे भी काम किया जाएगा। लाइफ ऑन लैंड, मतलब भूमि पे जो जीव जंतु रहते हैं जैसे हम लोग भी रहते हैं वो सब पे काम किया जाएगा। ठीक, इसका 16 नंबर है पीस एंड जस्टिस, शांति पे काम करेंगे। इसका 17 नंबर है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, मतलब वही जैसे उसमें MDG में था कि सब लोग मिलके काम करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे है कि सब लोग मिलके काम करेंगे। ठीक है, ये जितने भी 16 गोल है तो 17वां गोल क्या है कि सब लोग इन सब पे मिलके काम करेंगे। ठीक है, इसका लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक ये सारे गोल पूरे करने हैं। अब क्या है कि MDG को जो भी काम थे मतलब गोल थे उनमें जो भी कमियां रह गई उनको फुलफिल करने के लिए क्या लाए गए, SDG गोल। ठीक है, तो अभी इस समय कौन से चल रहे हैं, SDG गोल हमारे। देखेंगे कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है, जो वो एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा कह सकते हैं कि प्रोड्यूस होती है। जैसे एक तो होता है नेचुरल एक्टिविटी, मतलब प्राकृतिक एक्टिविटी होती है, एक होती है ह्यूमन, तो उनको ही बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो ये थोड़ा यहाँ पे फिगर देखते हैं, पहले यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं फिर आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो हमने अपनी क्लास में देखा था तो वहाँ पे क्या था कि हमारी जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन था वो कितने टाइप का होता है, सॉरी पर्यावरण एनवायरमेंट इंटरेक्शन कितने प्रकार का होता, 2 प्रकार का। एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था ह्यूमन, इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो अब क्या होता है, नेचुरल कौन कौन से होते हैं, नेचुरल हमारे होते हैं जैसे तूफान हो गया, बाढ़ आती है या फिर बादल का फट जाना, ये सब कैसी एक्टिविटी है, ये नेचुरल एक्टिविटी है। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी कैसी कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पे भी देखा गया है कि जो हम लोग मतलब कोई भी किसी चीज के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री
जो बनाई जाती है, तो ये सारी कैसी है, ह्यूमन एक्टिविटी। इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा हमारे जो भी वाहन चलते हैं, व्हीकल, वो सब किस में आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से, जिससे क्या होता है, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। अब ये देखो यहाँ पे अर्बन लैंड है, सब अर्बन लैंड, इसके बाद इंडस्ट्रियल लैंड। तो ये क्या हो गया, ये सब चीजों से जो भी कह सकते हैं कि पदार्थ निकलते, केमिकल हो गए या और भी चीजें, तो वो क्या होते हैं कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड इनको लेके रिस्क बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे सब दिखाएंगे कि कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं इन सब की वजह से, जो किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज पे सबसे पहले कब बात हुई थी, स्टॉकहोम आयोजित मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में विकास और पर्यावरण के संबंध में विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में अंतर पर प्रकाश डाला गया। रियो शिखर सम्मेलन में भी इसी तरह के मुद्दे उभरे थे। मुद्दों को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया। सबसे पहले पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दा उठा था मेन, वो किसमें उठा था 1972 की जो हमारा हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। इससे पहले 1971 में भी एक हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, रामसर सम्मेलन। अब ये रामसर कहाँ पाया जाता है, रामसर ईरान में एक जगह है, वहां पे सबसे पहले हमारा हुआ था रामसर सम्मेलन। तो ये 3 स्तर पे कैसे, स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, इसके अलावा वैश्विक मुद्दे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं स्थानीय मुद्दे जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है। कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जगह ऐसी पाई जाती है जहाँ पे देखा गया कि पानी की कमी हो जाती है, लोग कितनी दूर दूर पानी लेने के लिए जाते हैं। कुछ स्थानीय वनों का मिट्टी का कटाव, वन में मिट्टी का कटाव हो जाता है। उसी शहर में प्रदूषण का स्तर, भूस्खलन, मतलब एक पर्टिकुलर कोई स्थान पे प्रदूषण बढ़ रहा है या फिर भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं। ठीक है, अब क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे क्या क्या है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्र तट का कटाव। तो जब ये सब होगा तो ये पूरे क्षेत्र से रिलेटेड चीजें होती हैं। खारे पानी बहुत बढ़ जाता है, लवणता में वृद्धि, बाढ़ आने के नुकसान, तटीय आर्द्रभूमि के लिए खतरा और कृषि वनों की कटाई के लिए खतरा। अब जैसे जब समुद्र का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो आसपास के एरिया के लोग हैं, अब समुद्र ये तो है नहीं कि एक ही जगह पे ऐसे छोटा सा होगा, बहुत बड़ी जगह में होता है, तो फिर उससे क्या होता है कि जो आसपास के एरिया जैसे कृषि हो गया उसको भी नुकसान काफी होता है। ठीक है, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो भी आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कौन कौन से, मरुस्थलीकरण, सूखा, बाढ़ और मिट्टी का कटाव, ये ऐसी समस्याएं क्षेत्रीय स्तर पे भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद वैश्विक मतलब ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जलवायु परिवर्तन, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता, सूखा, मरुस्थलीकरण, फसल की विफलता, फसल नहीं हो रही है, ध्रुवीय बर्फ की टोपी का पिघलना, जो कह सकते हैं कि हमारे बर्फ पिघल रही है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए खतरे का कारण बढ़ाती है। ठीक है, तटीय बाढ़, प्रमुख वनस्पति व्यवस्थाओं का विस्थापन। इसके बाद मृत्यु दर, समुद्र के व्यवहार में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, संक्रामक रोग, पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण, खाद्य आपूर्ति की कमी और समुद्र में वृद्धि का स्तर। तो ये सब चीजें होती हैं। इससे क्या होता है कि पूरी कहीं ना कहीं वैश्विक ग्लोबल लेवल पे इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट हमारा देखेंगे पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो प्रदूषण कौन कौन से हैं, प्रदूषण सबसे पहले तो प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण पर्यावरण में एक नकारात्मक अवांछनीय परिवर्तन है जो आमतौर पर कुछ खतरनाक या हानिकारक होता है। मतलब खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि इस हेल्थ रिलेटेड जितनी इशू हैं वो कहीं ना कोई पर्यावरण जो भी हमारा प्रदूषण है उससे रिलेटेड है। अब कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा विकिरण प्रदूषण। ठीक है, और यहाँ पे आदि मतलब और बहुत सारे प्रदूषण है, जैसे नॉइज पोल्यूशन हो गया, ये तो है यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण,
और भी इसी प्रकार से बहुत सारे पोल्यूशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये एयर पोल्यूशन का एक दिया गया है। एयर पोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया, ठीक है, और सेकेंडरी हो गया। अब सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे प्राइमरी में हमारी जो भी चीजें हैं, जैसे ये, ठीक है, प्राइमरी एयर पोल्यूशन हो गया। अब वो रिएक्ट करता रहता है, फिर क्या होता है कि कोई ना कोई केमिकल और मिलके दूसरा एक अलग पोल्यूटेंट का निर्माण करते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ये नेचुरल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये नेचुरल हो गया, जैसे लाइटिंग हो गई, ठीक है। अब ये एरिया, सिटीज, ये सब हो गए, इंडस्ट्री हो गए। अब क्या होता है, इनसे जो भी मान लो बारिश वगैरह हुई, उमस जिसको बोलते हो जाती है, तो वो आगे चल के केमिकल कोई ना कोई गैस से रिएक्ट करके क्या करता है, सेकेंडरी पोल्यूशन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और जैसे जो हमारे मोबाइल हो गए, इनसे भी जो कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन बोला जाता है, इनसे जो भी वो एक रेडियो एक्टिव तरंगे वगैरह निकलती है, तो इन सबसे क्या होता है, फिर पर्यावरण में कोई गैस है उससे रिएक्ट किया तो दूसरा हमारा पोल्यूशन बन गया, ठीक। यहाँ पे कुछ टर्म है, ये पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन से सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव किए हैं वो यहाँ पे दिए गए। एक तो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, ठीक है। ये सब सरकार की तरफ से चलाए गए इनिशिएटिव है जो एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं। अब हमारा है इसके बाद वाटर पोल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण, ठीक है। अब कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देखो ये घर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका ये सीवेज वगैरह होता है, तो उसका जो पानी है वो जो भी नदी नाले या जो भी है वहाँ से जाके सब जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चर है, अब इनका जो भी वेस्ट पानी है वो भी कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। अब इसमें जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी मतलब कवक वगैरह होते हैं, वो सबको ये प्रभावित करता है। अब ग्राउंड वाटर भी होता है अंदर, तो ये सब जाके एक दूसरे से रिएक्ट करके कैसे न कैसे ये वाटर मतलब जल को प्रदूषण करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो तेल वगैरह की फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे भी कितना सारा कचरा वगैरह ये सब चीजें निकलती है, तो ये सब जाता कहाँ है, बह के सारा हमारा जल नदी में या फिर समुद्र में जाता है। तो ये सारे कारण है जल प्रदूषण के, ठीक है। फिर देखो फैक्ट्री होगी, इसका भी जितना मटेरियल है सब कहाँ जाएगा, पानी, ठीक। तो ये सब सोर्स किसके हो गए, हमारे जल प्रदूषण के। इसके बाद हमारी होती है सॉइल मतलब मृदा पोल्यूशन, और इसके क्या क्या कारण है, ठीक है। तो मृदा पोल्यूशन क्या क्या कारण है, औद्योगिक अपशिष्ट, भारी धातुएं, जहरीले रसायन, इससे क्या होता है, ये मृदा को इफेक्ट करते हैं। म्यूनिसिपल और मेडिकल वेस्ट, इसके बाद रेडियो धर्मी अपशिष्ट, एग्रोकेमिकल मतलब कीटनाशक जो हैं, जब हम लोग कृषि वगैरह में देखते हैं कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी केमिकल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी मृदा को नुकसान पहुंचाती है। और जब उसमें खेती होती है, तो जैसे सब्जी वगैरह कोई होगी मार्केट में आई, फिर वही सब हम लोग खाते हैं, तो फिर जो ह्यूमन हेल्थ है इसी से इफेक्ट करती है, ठीक। खुली खदान खनन खनिज अयस्कों के निष्कर्षण के लिए पृथ्वी की सतह को खोदना, जो खोदते वगैरह है उससे भी जो मिट्टी है उसका क्षरण होता है। ई कचरा क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन, टीवी, ये सब चीजें यूज होती है। अब इनका जो कचरा होता है वो क्या किया जाता है, जमीन के अंदर दबाया जाता है, जिससे क्या होता है, इसमें विषैली गैसें प्रकृति, क्योंकि ये विषैली प्रकृति गैसों के कारण होता है, ये मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब ये जमीन में सब मतलब भर दिया गया, ठीक है, इसका कचरा, फिर क्या होता है, इसमें गैसें निकलती हैं, तो वो बाहर आके किसी न किसी चीज से रिएक्ट करके विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं। विषाक्त पदार्थ लैंडफिल से निकल सकते हैं,
और भूजल को भी खराब कर सकते हैं। तो मिट्टी भी खराब होती है और ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका काफी असर पड़ता है। इसके अलावा कीटनाशक और उर्वरक, ये सब की तो बात हम लोगों ने कर ली कि हम लोग जो कृषि फसल वगैरह में कीड़े वगैरह को खत्म करने के लिए कीटनाशक ये सब चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या करती है, मृदा को हानि पहुंचाती है। इसके अलावा हमें कौन सा है, नॉइज पोल्यूशन, उसको भी देखते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैसे कैसे होता है। जितने भी हमारे ये व्हीकल यूज होते हैं, वाहन, देखा है आजकल तो मतलब हर घर में लगभग वाहन देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये सब यूज होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इससे क्या होता है कि सोने, आजकल देखा लोग दवाइयाँ लेते हैं सोने के लिए, तो ये सब किसकी वजह से होता है, नॉइज पोल्यूशन के लिए। इसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उस पर भी नॉइज पोल्यूशन का काफी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद कैन कॉज साइकोलॉजिकल इश्यूज, मतलब मनोवैज्ञानिक इश्यूज भी नॉइज पोल्यूशन से देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब सोने वाली जैसे ज्यादा शोर होता है तो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, मतलब सोने का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है। बच्चे को जो सुनने की क्षमता है, मतलब ज्यादा शोर वगैरह है तो उससे उसके कान पे भी काफी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये सब किस वजह से है, नॉइज पोल्यूशन के कारण है। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के सोर्स कौन कौन से हैं, हमारे उद्योग हो गए, वाहन हो गए, ध्वनि प्रवर्तक मतलब संगीत प्रणाली और लाउड स्पीकर वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके बाद पटाखे, यात्री विमान, लड़ाकू विमान, ये सब किसके कारण है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंटल वेस्ट, इस पर भी बात करेंगे। पर्यावरणीय अपशिष्ट, तो पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1990 के अनुसार अपशिष्ट मतलब जो हमारा कचरा वगैरह होता है, ठीक है, को किसी भी पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्क्रैप सामग्री या एक अपशिष्ट या अन्य अवांछित किसी भी प्रक्रिया के अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाला अधिशेष पदार्थ है। भारत में तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या में विस्फोट मतलब जनसंख्या वृद्धि, अभी तो भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे आ चुकी है। ठीक है, के साथ 21वीं सदी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य सरकारों, स्थानीय नगर निकायों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी। तो पर्यावरणीय अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, कचरा। ठीक है। तो ये सब के क्या के कारण है, जो भी हमारी इंडस्ट्री वगैरह है, उद्योग बढ़ रहे हैं, ये सब किसके कारण है, पर्यावरण अपशिष्ट के कारण है। अब इसके टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल कचरा, वे माइक्रोबियल गतिविधि के माध्यम से खराब हो जाते हैं। प्रमुख उदाहरण खाद्य अवशेष और मानव मल। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, हमारा प्लास्टिक हो गया, शीशे हो गए। प्लास्टिक का तो आप लोगों को सबको ही पता है कितना ज्यादा ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये सब क्या है, कचरा ही है। बायोमेडिकल, आमतौर पर दवा से बचे हुए पदार्थ, मतलब जो हमारे दवा की फैक्ट्री वगैरह है बनाई जाती है, तो उससे जो पदार्थ बच जाता है वो भी पर्यावरण अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। जैसे सुई, सिरंज, शरीर के अंगों को बायोमेडिकल कचरे के रूप में गिना जाता है। मतलब जो डेड बॉडी वगैरह होती है उनका पोस्टमार्टम वगैरह होके तो कुछ ना कुछ उनका शरीर का चीजें बचती हैं या जो भी, तो वो किसमें आते हैं, हमारे अपशिष्ट में। इसके बाद ई कचरा, ई कचरा तो मतलब ही हो गया जो हमारे कंप्यूटर हो गए और मोबाइल फोन हो गए, CFL बल्ब, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो सब किसमें आती हैं, ई कचरा में। तो समझ में आ गया कि पर्यावरण अपशिष्ट कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कारण हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब क्लाइमेट चेंज किस लिए होता है, सबसे पहले इसके लिए एक चीज समझनी जरूरी है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब इसके आसपास एक आवरण सा बना रहता है गैसों का। ठीक है। तो ये गैसें क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी को तापमान प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है। तो ये गैसें क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैस। अब क्या होता है कि इतना ज्यादा कि औद्योगिकीकरण हो रहा है और
कोई भी चीजें जैसे हो रही है प्रदूषण से रिलेटेड, तो वो उससे ये जो गैसें हैं, ठीक है, इनमें भी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ह्यूमन हेल्थ पे अच्छी खासी इफेक्ट डालती है और उनकी हेल्थ को खराब भी करती है। ठीक है, तो इसमें मेन हमारी कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस में? एक तो CO2 हो गई, CFC हो गई, CH4, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? CO2। तो यहाँ पे देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था सभ्यता पे संभावित प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव के साथ जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, अच्छा जलवायु क्या होता है आप लोगों को पता है? जलवायु जैसे हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं तो वहाँ का लंबे समय तक का जो भी मानसून होता है उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। ठीक है, अब ये जब जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है, इतनी सारी गैसें इंक्रीज हो रही है, तो तापमान देखो हमारी पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, तो इससे ही क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पिछले कुछ दशकों के दौरान पृथ्वी की निकट सतही हवा और महासागरों के औसत तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि और भविष्य में भी इसके जारी रहने की संभावना है। यह मुख्य रूप से वातावरण में गर्मी बनाए रखने वाले GHG ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक, के उत्सर्जन के कारण होता है। ये अभी बताया कि किसके कारण होता है? GHG के कारण, जो जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। इसका एक मुख्य प्रभाव वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। मतलब जो जलवायु परिवर्तन में जल्दी अभी आप लोग देख रहे हैं कि कैसे गर्मी के महीने में बारिश वगैरह ये सब चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कॉज क्या क्या है? जो हमारी इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जा रही है, इसके एनर्जी के सोर्स बढ़ रहे हैं, ये सब कारण है। एग्रीकल्चर, वन वगैरह की कटाई वगैरह होती है, ये सब हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, पोल्यूशन। इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और समुद्र का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कभी भी कोई भी मौसम हो सकता है, जैसे गर्मियाँ चल रही है तो बारिश काफी देखने को मिल जाती है, ये सब चीजें। इंक्रीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इसके बाद वनों की कटाई, ये सब चीजें किसमें देखने को मिलती है? ये सब क्लाइमेट चेंज के ही कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आएगा कि कॉज मतलब कारण क्या क्या है और इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, ये यहाँ पे प्रभाव दिखाए गए हैं। ठीक, इसके टाइप यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से टाइप होते हैं? क्लाइमेट, नेचुरल कॉज, अभी ऊपर भी एक टर्म बताया था, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो बताई थी वो यहीं से रिलेटेड था। ठीक है, तो एक नेचुरल कॉज हो गया, इसके एंथ्रोपोजेनिक मतलब जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कॉज। ठीक है, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। तो एंथ्रोपोजेनिक केमिकल फर्टिलाइजर हो गया हमारा, इसके बाद वाहनों में जो वृद्धि हो रही है, वनों की कटाई होती है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है उससे रिलेटेड। ठीक है, ये CO2 का एमिशन। और नेचुरल कौन कौन से हो गए? जैसे सौर ऊर्जा वगैरह पे काम हो रहा है, इन सबसे रिलेटेड। समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, वनों में जो आग वगैरह लग जाती है वो सब। इसके बाद जो हमारे अर्थक्वेक वगैरह ये सब चीजें आती है, ये सब क्या हो गया? ये सब नेचुरल कारण है क्लाइमेट चेंज के। और इधर सब कौन कौन से कारण है? मानव कारण, मानव जनित कारण। ठीक है, इसके हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स क्या क्या है। हमारे सिलेबस में दिया गया है प्राकृतिक और ऊर्जा के संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसा है जो प्रकृति में पाया जाता है, जो लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में प्रकाश हो गया, हवा, पानी, पौधे, जानवर, मिट्टी, पत्थर, खनिज और जीवाश्म ईंधन शामिल हैं। लोगों को जीवित रहने के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, यह एक जीवित प्राणी, मशीन और पदार्थ के चलने, कार्य करने या किसी भी प्रकार की कार्य करने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सभ्यता का संपूर्ण विकास ऊर्जा की उपलब्धता पर आधारित है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद है और इसे मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर संशोधित किया गया है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि टाइप क्या क्या होते हैं ऊर्जा के।
प्राकृतिक ऊर्जा के प्रकार, मतलब कौन कौन से टाइप की प्राकृतिक ऊर्जा होती है, ये सब देखेंगे। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा जो उसकी गति या उसकी स्थिति के आधार पर होती है। जब कोई पिंड गति में होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। मान लो कोई पिंड है गति में है तो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। अब वो रुक गई तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये तो मैंने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। संभावित ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड के पास उसकी स्थिति के कारण होती है। उदाहरण के लिए संपीड़ित स्प्रिंग में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के एक उदाहरण है। उसमें ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ या प्रणाली का उसके तापमान के संबंध में होती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा हो गई, परमाणु, ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्राकृतिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ये हो गया प्लांट हो गया, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। हमारा सन, सूर्य हो गया, वाटर, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, मिनरल्स हो गए, मतलब हमारे खनिज। ठीक है, कोयला हो गया, मृदा, सोयल क्या होता है, मृदा। ठीक, ये कोल क्या हो गया, कोयला। ये सब क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा के कारण जिनको जो मानव है उसको अपने जीवन चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो इंडिया में है, किसके, जो हमारी एनर्जी बनाई जाती है उससे रिलेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे, गुड़गांव में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, सोलर मतलब ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड हो गया, सौर। यहाँ पे ये हो गया वायु, ठीक, ये चेन्नई में है। इसके बाद ट्रिपल एस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला, यहाँ पे कपूर है, ये कपूरथला जो कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली। इसका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक, तो ये सब इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक खतरे और समन। प्राकृतिक खतरे कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि प्राकृतिक खतरे कौन कौन से हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी देखे, अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्राकृतिक खतरे ऐसे खतरे जो प्राकृतिक घटनाओं जैसे मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, भूगर्भीय संबंधी जो है, भूकंप वगैरह आता है, मौसम संबंधी, बारिश, बाढ़, ये सब, यहाँ तक कि जैविक मूल खतरे के कारण होते हैं। प्राकृतिक खतरों के उदाहरण चक्रवात हो गया, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जो विशेष रूप से प्राकृतिक उत्पत्ति के हैं। भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग सामाजिक प्राकृतिक खतरे हैं क्योंकि उनके कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। मतलब भूस्खलन हो गया, बाढ़ वगैरह हुई, इन सबके कारण कौन कौन है, मानव भी है और प्रकृति भी होती है। उदाहरण के लिए भारी बारिश, भूस्खलन, मानव अपशिष्ट से नलियों के अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ आ जाती है। मतलब जो आप लोग देखें कि हम लोग कितना ज्यादा कचरा फैलाते हैं। ठीक है, अब सोचो ये इतना ज्यादा है कि ये यहाँ पे अपशिष्ट नालियां वगैरह हमारी रुक जाती है जिसकी वजह से भी बाढ़ आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये हमारा सूखा हो गया, अर्थक्वेक, यहाँ पे ये सब प्राकृतिक खतरे ही दिखाए गए कौन कौन से हैं। जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, इसके बाद ज्वालामुखी, इस समुद्र से रिलेटेड है। सुनामी, ये सब अपने नाम सुने होंगे, हरिकेन। ठीक है, धूल वाली जो डस्ट ये सब होती है, स्नो, ये सब तो इंडिया में नहीं होती है खैर। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है, बाढ़ वगैरह हो गई, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, प्राकृतिक खतरे से। और हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। तो ये भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, जो हमारा कन्वेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सम्मेलन। ये मतलब कानूनी रूप से बाध्य होता है कि इसको जितनी भी कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनको सबको मिलके इस पे काम करना है। ठीक है, इसके जो समझौते होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल हो गए, ये सब चीजें हैं, ये सब मिलके किस पे काम करते हैं, हमारे पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उन पे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इंडिया में सबसे पहला प्रोटेक्शन एक्ट था जो बनाया गया था। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां संविधान में ही पर्यावरण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यद्यपि एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई, पिछले 2 दशकों में फैले न्यायिक फैसलों में उच्च न्यायपालिका द्वारा पर्यावरण को जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देकर एक अधिकार दर्जा प्राप्त किया गया है। 1972 में स्थापित पर्यावरण योजना और समन्वय राष्ट्रीय समिति पहले पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों से संबंधित शीर्ष सलाहकार बोर्ड थी। मतलब ये ऐसा एक्ट है कि भारतीय संविधान में ये पहली बार ऐसा एक्ट बनाया गया जो इन्वायरमेंट से संबंधित है और इसको जीवन जीने के लिए जरूरी जो चीज है उसमें रखा गया है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 48A है में कहा गया है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देशों के वन और वन जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ये किसमें बोला गया है? ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 48A में इसके बाद 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था? जब हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद ही ये लागू किया गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी त्रासदी है जो मतलब देखने को मिली थी कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण संरक्षण, इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला अधिनियम भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये टर्म भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं और पूछा भी जा चुका है। अम्ब्रेला एक्ट, क्योंकि विभिन्न अधिनियमों जैसे जल अधिनियम आदि का उपयोग करके विभिन्न राज्यों के साथ साथ केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बनाने के लिए केंद्र सरकार को रूपरेखा प्रदान करता है। क्योंकि ये पर्यावरण के अलावा भी जो भी जैसे जल से रिलेटेड हो गया और कोई चीजें हो गई, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती है उन पे भी कार्य करता है और सरकार को उन पे कोई ना कोई नियम बनाने के लिए एक रूपरेखा भी ये प्रदान करता है। पर्यावरण पर दिया गया है जिसमें जल, वायु, भूमि, जल, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति के बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। यह पर्यावरण प्रदूषण को भी परिभाषित करता है। खतरनाक पदार्थ में कोई भी पदार्थ या तैयारी शामिल है जो मनुष्य, अन्य जीव प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। और आप लोग देखते हैं जैसे दिवाली वगैरह होती है या फिर और भी चीजें, जैसे कुछ भी कोई फंक्शन हुआ, ठीक है, तो लाउड स्पीकर का यूज सरकार ने बंद किया है। ठीक है, तो ये सब किस वजह से? जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं उन पे काम किया जा सके। इसके अलावा आपने देखा है कि पटाखे वगैरह पे भी काफी रोक लगी हुई है, हालांकि फिर भी लोग किसी ना किसी प्रकार जुगाड़ करके चलाते हैं, लेकिन सब पे रोक लगी हुई है। ठीक है, हम सबको मिलके भी इस पे काम करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए तो हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं ऐसे अगर चलता रहा तो। ठीक है, आप लोग भी जब आपका जन्मदिन हो तो सब लोग एक एक पेड़ पौधा लगाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा ये सब काम करने में, और पर्यावरण के लिए भी थोड़ी सी हेल्प होगी आपकी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना। अब ये भारत की एक और राष्ट्रीय कार्य योजना बनाएगी जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं NAPCC। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें रखी गई? समावेशी और सतत विकास के लिए नई तकनीकों का उपयोग, इसके कार्यान्वयन में स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक निजी भागीदारी, नागरिक समाज की कार्रवाई शामिल, मतलब सारे लोग शामिल होंगे इसमें। इसके जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब और जो भी हमारी चीजें उनको कुशल और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या रणनीतियां होनी चाहिए उन सब पे भी काम करता है। विशेष रूप से UNFCCC के तहत अनुसंधान जो भी लागू किए जाते हैं, ठीक है, उसका भी ये स्वागत करता है। इसे क्या नाम है? भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक, अब इसमें 8 मिशन भी बनाए गए कि मतलब इस एक प्लान के तहत कौन कौन सी चीजों पे काम किया जाएगा। तो ये देखो हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले जो हमारा नेशनल सोलर मिशन है, मतलब हमारे
सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो चीज है उस पर काम किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑफ इनहांस एनर्जी इफिशिएंसी की और कौन कौन से तरीके यूज किए जा सकते हैं जिससे कि जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें और बढ़ोतरी की जा सके। इसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट कि मतलब जो हमारे सतत चीजें हैं जीव जंतु से रिलेटेड उनके बचाव के लिए या उनको और अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवाने के लिए कौन कौन से मिशन है उस पर काम किया जाएगा। नेशनल वाटर मिशन, जल पे हमारा काम किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, जो हिमालय में चीजें खराब हो रही है प्रदूषण के कारण उन सब पे भी इस पे काम किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। ग्रीन इंडिया मतलब पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब अच्छी खेती पे काम किया जाएगा जो हमारी प्रदूषण या खराब चीजों से हटके हो। ठीक है। नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेजेबल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उस पर क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उनको कैसे लागू करवा सकते हैं, इन सब पे भी काम किया जाएगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। तो आपको समझ में आ गया ये पूरा इसके कितने उद्देश्य हैं। 8 नेशनल मिशन बनाए गए इसके। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है, 2 फरवरी को हमारा आर्द्र भूमि दिवस होता है। ठीक है, तो ये आप सब लोग देख लेना जो जरूरी है। वाटर डे भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अर्थ डे ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कभी कभी ये मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है या मैच ऑफ द फॉलोइंग उसमें भी ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, तो आप सबको पता ही होगा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड है वो सब दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वर्ल्ड एनर्जी डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इसके बाद हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट या कन्वेंशन है जो शुरू से अब तक सीक्वेंस में हम लोगों को याद भी होने चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करवाया है जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले 1971 में क्या हुआ था? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन। रामसर कहाँ पे था? अभी बताया था, ईरान में। इसके बाद 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही पर्यावरण को लेके बहुत सीरियस तरीके से बात की गई थी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो हमारी लुप्त प्रजातियां हैं, मतलब लुप्त होती जाती हैं जो भी चीजें, मतलब पशु पक्षी, इन सब पे भी काम किया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो किस पे काम करता है? लुप्त प्रजाति पे। इसका नैरोबी डिक्लेरेशन, ठीक है, 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन बनाई गई थी 1985 में। 1987 में मॉनेटरी प्रोटोकॉल ऑफ सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये भी ओजोन लेयर से रिलेटेड थी। अच्छा, हमारी ओजोन लेयर में जो होल पाए जाते हैं किसकी वजह से होते हैं? जो हमारी CFC गैस है, जो हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखा था, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उसमें कौन सी गैस है? CFC, जो किसके क्षरण का कारण है? ओजोन लेयर का। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी जो इसके थीम क्या होते? अवर कॉमन फ्यूचर, मतलब इस पे भी ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसके 1992 में 3 चीजें आई थी, एजेंडा 21, इसके बाद फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और कौन सी थी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो ये तीनों जो है ये किससे रिलेटेड है? क्लास में आपको बताया भी गया था, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? बताओ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये आप लोगों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही ये 3 चीजें निकल के आई। एजेंडा 21, इसके बाद UNFCCC कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
ठीक है। तो ये सारी कितनी किससे निकल के आई थी? पृथ्वी सम्मेलन जो हमारा हुआ था ब्राजील में, ठीक है, उससे निकल के आई थी ये तीनों। इसलिए इसका ईयर भी एक ही दिया है, 1992। 1997 प्रोटेक्शन टू द UNFCCC कीटो प्रोटोकॉल, ठीक। 1998 कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्ड्स केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको क्या बोलते हैं? रॉटरडम कन्वेंशन, ठीक है। ये हमारे केमिकल वगैरह से जो चीजें या प्रदूषण बढ़ रहा है वो सबसे रिलेटेड था। 2000 में आया था कार्टेगना प्रोटोकॉल, ठीक। 2001 में कौन सा था? कन्वेंशन ऑन पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? 2001 में। और जो हमारी ऊपर है 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसमें कंफ्यूज मत होना, 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था और 2001 में क्या था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद आगे और चीजें हैं। 2000 में ये तो पढ़ लिया। 2001 ये भी स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया। 2010 में आया था नगोया प्रोटोकॉल, जो किससे रिलेटेड था? ये जेनेटिक इश्यूज देखने को मिलते थे, मतलब जेनेटिक बीमारियां वगैरह बायोलॉजिकल रिलेटेड, किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से ही। उस पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता था? नगोया प्रोटोकॉल। 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको क्या बोला गया? रियो 20। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, जो किसकी जगह पे आया था? हमारा कीटो प्रोटोकॉल की जगह पे 2016 में किगाली एग्रीमेंट ऑन मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं। जो हमारी UNFCCC है, ठीक है, ये किस पे काम करती? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो हमारा कोप बोला जाता है। जो हमारा कीटो प्रोटोकॉल है उसको क्या बोलते हैं? कोप 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कब कब शुरू हुआ कोप 3 हमारा, जिसको देखो कीटो प्रोटोकॉल शुरू हुआ था। ये किसकी वजह से था? कि जो हमारे एमिशंस, मतलब जो गैसें हैं हानिकारक, उन पे काम करने के लिए ये आया था। कोप 7 आया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। कोप 8 पूछ सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। कोप 15, कोप 14, 13, 16, 18, 19, 24, इसके बाद 21। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसको क्या बोलते हैं? कोप 21, ठीक। इसके बाद अभी हमारा जो चल रहा है 2022 का, ये कोप, ये इंपॉर्टेंट है। कोप 26, ये कहाँ पे? ग्लासगो UK, ठीक है। इसका क्या लक्ष्य था? कि इंडिया ने अनाउंस किया था कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन, मतलब पूरा जो भी हमारे एमिशन गैसों का होता है उसको पूरा खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी जो लेटेस्ट है कोप 27, ये शर्म अल शेख इजिप्ट में कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा रहा है इस समय। तो आप लोग ये सब देख रहे हैं ना। तो ये सब चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। कोप 16 यहाँ से आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे क्लास में करवाया भी गया है, जो एक एक टॉपिक वाइज क्लास करवाएंगे वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लें। और जो भी कुछ भी चीजें अगर थोड़ी बहुत बच रही है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQs करेंगे EVS से रिलेटेड। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों की डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। और भी कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी नारी, उससे भी कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसी साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार साथियों।